नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामरणभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे बाल छोटे हैं इसलिए मैंने पूरा वो पगड़ी लगाए, तो वो मेरा मजबूरी है कि मुझे ऐसे लगाना पड़ रहा है। और आज हम लोग ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सभी को मैं पहले तो प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप सब लोग ना अपना अपना व्यू रखेंगे। मैंने बहुत सारे संहिताओं से हेतु निकाले हैं, संप्राप्ति निकाली है, और आज का विषय है खालित्य और पालित्य, बाल झड़ना और बाल सफेद होना। इस पर मैंने बहुत सारे हेतु निकाले हैं। आप लोग भी अपना अपना अनुभव है वो जरूर बताने वाले हैं, क्योंकि सभी के सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी बुद्धिमान हैं। तो जब हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं ना कि बाल झड़ रहे हैं, तो उसके कुछ हेतु मैंने निकाले हैं अपना पढ़ाई से। अपने कुछ हमारे सर लोग मराठी में लेक्चर लेते हैं, तो वो सुन के मैंने कुछ निकाले हैं। आप लोग भी कुछ बताइएगा। जब भी बाल झड़ने का हमारे पास पेशेंट लेके आते हैं केसेस, तो सबसे पहले हमें ऐसा मिलता है कि अनुवांशिकता रहती है, कि मतलब वो हेरिडेटरी कारणों की वजह से। अगर बेटे को बाल झड़ रहे हैं तो उनके पिताजी को भी था, उनके दादाजी को भी था, उनके मतलब मम्मी के कुल से भी, मातृ कुल से भी नाना नानी को नाना को खासकर बाल झड़ने का प्रॉब्लम था, उनके पर नाना को था। फिर ऐसे बहुत सारे अनुवांशिकता यह पहला कारण होता है कि बाल झड़ता है। दूसरा ये कारण होता है, अपने आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा बताया है कि अगर बहुत ज्यादा हाई डिग्री का फीवर आ रहा है, तो गर्मी की वजह से, मतलब पित्त का प्रकोप होने की वजह से बाल झड़ते हैं। या फिर क्रॉनिक फीवर है, कोई ना कोई क्रॉनिसिटी जितना बढ़ता है उतना बाल झड़ने का हिस्ट्री रहता है। तीसरा कारण ये होता है कि अगर एंटीपायरेटिक या एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा कोर्स किया गया, या स्टेरॉइड्स दिया गया, कंटिन्यूअस स्टेरॉइड्स दिया गया, तो भी साइड इफेक्ट के रूप में बाल झड़ते हैं। तीसरा कारण बताया है चिंता। चिंत्याताति चिंतनात् रस धातु की दृष्टि होती है, मतलब चिंता पे चिंता अगर कोई इंसान करता है, तो रस का जो ये होता है प्रीणन कार्य होता है, वह बालों को नहीं हो पाता है, नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, तो बाल झड़ते हैं। इसी तरह से बाल धोने के लिए बहुत ज्यादा जो साबुन का प्रयोग किया जाता है या शैम्पू का प्रयोग किया जाता है, उनके वो केमिकल का संयोग होने की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। इसी तरह से स्नान करने के लिए जो पानी का यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में पूना नाम का एक सिटी है, यहाँ पर जो पानी आता है वो 4 डैम से आता है। खड़गवासला डैम, कामशेट डैम, ऐसे चार चार बड़े बड़े डैम हैं। यहाँ का पानी मतलब जो है वो बरसात का पानी को कलेक्ट करके डैम में रखा जाता है। अब वो पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पूरी तरह से शुद्ध करके भेजा जाता है, और ये पोटेबल वाटर है, मतलब हम लोग पी सकते हैं। लेकिन वो पानी को क्लोरीन बहुत ज्यादा डाला जाता है, तो जो लोग भी पानी पीते हैं उन लोगों को बाल झड़ने का प्रॉब्लम रहता ही है। बाल सफेद होंगे या बाल झड़ने का प्रॉब्लम है। और अगर अच्छा सा नरिशमेंट नहीं दिया, कोई आयुर्वेद का कोई दवाई नहीं दिया गया, तो ये बाल झड़ने का प्रॉब्लम तो सभी को है। यहाँ पर पुणे में ऐसा और भी जगह जहाँ पानी अच्छा नहीं आता है,
जिसमें क्लोरीन बहुत ज्यादा रहता है, या फिर कहीं कहीं बोरवेल का जो पानी रहता है, मतलब नीचे का, जिसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स रहते हैं, तो वो पानी भी किसी किसी को सूट नहीं करता है। और जैसे कि महाराष्ट्र में भी पानी जो है, नीचे जो पानी है वो खारा पानी है, हार्ड वाटर है, वो पानी से अगर स्नान करेंगे तो बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत ज्यादा नमकीन चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग ना, जैसे कि लोग वेफर्स खाते हैं, या फिर लेज खाते हैं, कुरकुरे, चिप्स, जिसमें नमक बहुत ज्यादा रहता है, तो जितना नमक, लवण रस का अतियोग होगा उतना बाल झड़ते हैं। इसी तरह से मेद को बढ़ाने वाली चीजें जो रहती हैं, वो अगर बहुत ज्यादा खाया जाता है, जैसे कि पिज्जा है, बर्गर है, और पिज्जा तो बहुत ही बेकार है कि वो मैदा से बनता है और मेद को बढ़ाता है, या ब्रेड है, बिस्किट है, फर्मेंटेड चीजें, या फिर जो भी मेद को बढ़ाने वाली जो मैदा से बनाई हुई चीजें हैं, या फिर मेद का मतलब खाना पीना और विहार जो मेद को बढ़ाता है, वह क्या करता है, कहीं ना कहीं ये जो अस्थि है उसका पोषण अच्छे से नहीं होने देता है, और अस्थि का उपधातु नख और केश है, तो कहीं ना कहीं मार्गावरोधजन्य संप्राप्ति रहती है, और उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। इसी तरह से बालों में किसी ना किसी कारण से ब्लड सर्कुलेशन अगर हैम्पर हो जाता है, उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। फिर किसी को कंटिन्यूस हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है, और वो माइग्रेन का कारण वातज हो सकता है, पित्तज हो सकता है, कफज हो सकता है, कहीं ना कहीं अवरोधात्मक संप्राप्ति है, तो शिरा शूल की वजह से भी हेडेक होने लगता है। इसी तरह से किसी का बाल खींचना, या फिर कंघी करते टाइम खींच खींच के निकाल रहे हैं, बाल उलझ रहे हैं बहुत ज्यादा, यह भी कारण बाल झड़ने का होता है। इसी तरह से पूरे बॉडी में अगर हीट बढ़ गया है, पित्त बहुत ज्यादा प्रकोपित हो गया है, हीट बढ़ गया है, उसके वजह, अब वो कोई भी कारण हो सकता है, या तो धूप में घूम सकते हैं, या गर्मी के पास जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, बॉयलर या कोई केमिकल फैक्ट्री, या ऐसा जो भी काम है जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है, उससे बाल झड़ते हैं। इसी तरह से पानी में क्लोरीन बहुत ज्यादा होना, ये मैंने बताया, क्लोरीन की वजह से भी बाल झड़ते हैं। इसी तरह से अत्यार्तव, स्त्रियों में अगर मेनोरेजिया मेटोरेजिया है, बहुत ज्यादा रक्त स्त्राव अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, धातुक्षय हो रहा है, वह भी कारण बाल झड़ने का हो सकता है। ये मैंने अपने इससे बताया। अब आप लोग बताइए, आप लोग का क्या अनुभव है कि किस कारण से बाल झड़ते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी को बुलाना चाहूंगा। सर, आप कुछ बोलेंगे इस विषय पे। जी सर, प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। बहुत हाँ, अच्छा सर, आपने बिल्कुल सर। हेतु तो सब बताया। और ऐसा देखा गया है सर कि कीमो वगैरह जब रेडिएशन होता है, वैसे कंडीशन में भी बढ़ मतलब बाल का ज्यादा पतन होने लगता है। और पीत प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको तो अक्सर हाँ देखा ही गया है कि पीत जी प्रकृति वाले को कितना भी कुछ करेंगे तो उनका जो है बाल झड़ता भी है और जल्दी ग्रे भी होता है। और एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो लोग गर्म पानी से अगर बाल धोते हैं, तो गर्म पानी से आप गर्म पानी से अगर लुकवार्म वाटर से स्नान कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन कम से कम गर्म पानी बाल पे, हेड पे नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे जो लुब्रिकेशन होता है, रुक्षता बढ़ जाता है, और रुक्षता बढ़ने के कारण भी बाल जो है झड़ने का समस्या देखा गया है। जो जी लोग विदाही चीज का सेवन करते हैं, कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण भी कुछ पार्टिकुलर एरिया में बाल जो है उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। धातु क्षय तो सर आपने बताया ही, क्रॉनिक इलनेस भी, ये सब तो प्रैक्टिकली पेशेंट को देखने में मिलता ही है। हेरिडेटरी भी होता है, क्योंकि एलोपैथ वाले तो इतना नहीं देखते, वो तो हेरिडेटरी कह के छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे हेतु है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। टेंशन, तनाव, अगर ज्यादा किसी को किसी प्रकार का किसी बात का तनाव है, टेंशन है, उसमें भी हेयर फॉलिंग होता है। अधिक शैम्पू, ये सब चीज हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं अपने पेशेंट में। जो लोग ज्यादा बार बार शैम्पू, मतलब सप्ताह में 2 बार 3 बार शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो वो केमिकल के एक्सपोज होने से भी हेयर फॉलिंग ज्यादा होता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम वहां पर थे तो बाल ज्यादा गिरने लगा, यहाँ पे आए तो। इस टाइप का कहने का मतलब कि पानी में अगर क्लोरीन, सोडियम की मात्रा, ये सब चीज अगर ज्यादा है तो वहां भी हेयर फॉलिंग होता है। जी सर, बहुत बढ़िया आज का और टॉपिक है सर। दूसरा बात है, जी आजकल क्या है, लोग बाल कलर करते हैं, हेयर डाई का अगर बॉडी पे साइड इफेक्ट हो रहा है तो बाल झड़ने लगते हैं, स्काल्प में बहुत एलर्जी टाइप रिएक्शन होता है। एक ये हो गया। और हर पेशेंट को शैम्पू जो यूज करते हैं, हर मतलब इंसान के लिए शैम्पू अलग अलग होना चाहिए, तो वो डॉक्टर अगर रेकमेंड करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। शैम्पू के वजह से भी बाल झड़ते हैं, जो साबुन सोडा लग रहा है ना, केमिकल। इसी तरह से हवा भी अगर प्रदूषित है,
उसकी वजह से डैंड्रफ हो जाते हैं और सोरियासिस जैसे स्काल्प में पूरा इन्फेक्शन हो जाता है, वह भी बहुत बड़ा एक हेतु रहता है। बाकी आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आप सबके सब भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक है, सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक। आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आप अभी बोलेंगे कि बाद में बोलेंगे? सर मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा बोलता हूँ सर। ठीक है, बोलिए सर अभी। हाँ सर, नमस्कार सर। क्या नाम जी? देखिए, बात चरक में जो बोला गया है ना, बाल गिरने का कारण वात और पित्त अलग अलग या एकत्र रूप से बोला गया है। और वो ही जब वात की वजह से भी बाल गिरते हैं, और पित्त का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। बालों में रूक्षता, तनुत्तम जो बोला गया, तनुत्तम खरुत्तम, जो तनु और खर बोला गया वो बात की वजह से बोला गया, और पित्त की वजह से रूक्ष, तो वो एक थोड़ा सा एक फॉलिंग, जैसे कहा गया है चरक में, शरीर ऊष्मा जो है शिरागता केशांशु पूर्यते करके कुछ आया है श्लोक, कि शरीर की ऊष्मा जितना ज्यादा पित्त, मतलब पित्त के रूप में ऊष्मा जितनी भी शरीर में की ऊष्मा अगर सिर की तरफ जाती है तो खालित पालित की तरफ जो है पेशेंट जाता है, जिसमें खालित पालित और रूह रूह बोला गया है। और साथ में बोला गया, सुश्रुत में बोला गया कि जब कफ उन पोरों को बंद कर देता है, जो बाल जिससे गिरते हैं वो जो पोर्स हो जाते हैं उसको कब बंद कर देता है तो वो पूरा गंजापन की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग तो हम वात पित्त को लेके चलेंगे, तो चाहे वो रूक्ष लघु शीत या वातिक व्याधियां होने में, जिसको वातिक व्याधियां हैं उसमें भी बाल गिरते हैं। और जिसको पित्त की व्याधियां हैं, या पित्त बड़ा रहता है, या पित्त काम शोक भयाद, जैसे आप बोलते हैं कि सर काम शोक भयाद क्रोधात पित्तम त्रिविक्रम, तो वो एक कारण रहता है, चाहे वो खालित हो, चाहे वो पालित हो, चाहे वो रूह की तरफ जाए। और फिर आता है इसके अलावा जो हम लोग का सोशली जो इफेक्ट आता है, कि जो है हम लोग का डाइट में मल्टी न्यूट्रिशन लेवल नहीं है प्रॉपर, या हम लोग सुपरफिशियली एडेरेंट के रूप में डाई या कॉस्मेटिक जो हाई जो पीएच के जो होते हैं, जो वो हमारी स्किन या बाल सहन नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं सर। डाइट पैटर्न, साबुन, तेल और शरीरोष्मा, शरीर के पित्त और वात की वजह से भी सर बाल गिरते हैं। इसी को खालित पालित और रोग बोला गया सर। राइट सर, थैंक यू। अभी ना बाल सफेद होना, जिसको हम पालित्य बोलते हैं, उसके मेन हेतु मैं ना ये कुछ नोट से बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने नोट्स निकाले हैं, बहुत सारे अपने गुरु लोग जो हैं, जो मराठी में लेक्चर देते हैं, उसका सब नोट्स बनाए हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाल सफेद होना जो रहता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, उसका क्या कारण होता है? तो जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं, जो ज्यादा खट्टा खाते हैं, अभी आप लोग ऐसा एनालिसिस करिए, जो लोग जिनके बाल सफेद होते हैं ना कम एज में, तो वो लोग अचार को सब्जी की तरह खाते हैं, उनके बाल सफेद हो जाते हैं। उसी तरह से अचार, पापड़, पापड़ में क्षार बहुत ज्यादा होता है, पित्त को प्रकोपित करने वाला। फिर इमली का सेवन ज्यादा जो लोग करते हैं, मैं साउथ इंडियन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, साउथ इंडिया में क्षारीय भूमि है, कोस्टल एरिया पूरा क्षार है, अल्कलाइन वहां पे है, तो वहां पे अम्ल रस से वो बैलेंस होता है। लेकिन जहाँ की भूमि क्षारीय नहीं है और वो लोग खट्टा चीज खाते हैं, या कच्चा आम खाते हैं, नींबू का सेवन ज्यादा करते हैं, विनेगर का सेवन ज्यादा करते हैं, मतलब उनके खाने में रहता ही है खट्टापन ज्यादा। या नमक, लोग क्या करते हैं, चावल दाल और वो नमक मिर्ची ज्यादा खाते हैं ऊपर से डाल डाल के। या फिर जो लोग चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, जिन लोगों को मानसिक रूप से कोई शौक बैठता है, और वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, इसी तरह से कुछ कारणों से अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है, या फिर इम्बैलेंस डाइट है, मतलब हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि सर्व रसाभ्यासम बल करा, षड रस अगर खा रहे हैं, सर्व रस, तो वो बल बढ़ाते हैं। लेकिन अगर कोई एक ही रस का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, जैसे तिक्त रस, कटु रस, तिक्त रस नहीं, कटु रस ज्यादा सेवन कर रहा है, लवण रस, अम्ल रस, तो इनको असमतोल आहार की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीज। इसी तरह से और भी हम बात करेंगे। पहले बाल झड़ने का क्या क्या सिम्टम रहता है, उस पर हम लोग बात करेंगे, आप लोग भी बताइएगा। तो अभी ये बाल्डनेस जो रहता है, बाल झड़ने का, उसमें बाल गिरने लगते हैं, अकाल में टकला पड़ना आने लगता है, टक्कल होने लगता है पूरा,
बाल सफेद होने लगते हैं, बाल में खुजली आती है, डैंड्रफ होता है बहुत ज्यादा, कभी कभी वहां पे ये जो ये जूं होती है वो भी होने लगता है, फोड़ा आने लगता है। ये सब बॉडी का हीट है और कहीं ना कहीं अशुद्धि है, मतलब जो हम बोलेंगे स्त्रोतोरोध है, टॉक्सिन्स है, उसकी वजह से होता है। उसी तरह से इंद्रलुप्त भी होता है, कहीं कहीं एक स्पॉट पे बाल उड़ जाते हैं जिसको इंद्रलुप्त बोलते हैं, मराठी में चाई लगने ऐसे बोलते हैं। उसी तरह से सिर गर्म लगता है, शिरोभिताप, या नींद नहीं आती है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। इसी तरह से बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ होना या जूं होना, इसका क्या कारण होता है? तो अगर बाल कंटिन्यू गीले रह रहे हैं, है ना, पसीने से रह रहे हैं या बाल धोने के बाद सुखाया नहीं गया, तो उनको जुएं लगना या डैंड्रफ होना या फिर स्काल्प सोरियासिस होना जल्दी हो जाता है। इसी तरह से बालों को अच्छे से न साफ करना, मतलब आए नहा के आए, खासकर लेडीज में या जिन लोगों के बाल बड़े बड़े हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्त्रियों के, किसी के भी अगर बाल को पोछा नहीं जा रहा है तो उसके वजह से ये हो सकता है। अस्वच्छता, अनहाइजीन, इसके वजह से भी हो सकता है। और आजकल तो जुएं कम होती हैं, लोग हाइजीन पे ज्यादा विचार करते हैं। जब मैं स्कूल में जाता था तो उस टाइम, उस जमाने में बहुत ज्यादा जुएं हो जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था, है ना, तो ऐसा था। उस टाइम के अपेक्षा अभी देखें तो अभी जुएं कम रहती हैं, लेकिन होती हैं, अभी भी हो रही हैं। इसी तरह से अस्वच्छ व्यक्ति के साहचर्य में रहना, अगर किसी को जुएं लगी हैं तो वो अगर साथ में रहेंगे ना, तो उनका कपड़ा यूज किया, टॉवेल यूज किया या रुमाल यूज किया, कुछ भी यूज किया, तो वो जुएं जल्दी जाती हैं। और वो जुएं इतनी छोटी छोटी रहती है ना, वो बहुत अंडे देती हैं, तुरंत होता है। इसी तरह से तीक्ष्ण, उष्ण, अम्ल, लवण रस का ज्यादा सेवन करना। इसी तरह से रक्त धातु की दुष्टि करने वाले पदार्थों का सेवन ज्यादा करना। रक्त धातु की दुष्टि का सेवन करने वाले पदार्थ कौन से हैं? तो दूध और मछली, विरुद्धन, दूध और नमक, दूध, दही और चावल साथ में खाना, और ऐसी बहुत सारे विरुद्ध चीजें हैं। या रक्त को दुष्टि साक्षात करने वाली चीजें, जो बहुत ज्यादा तेल, मिर्ची, मसाला और क्षारीय पदार्थों का सेवन ज्यादा करना। इसी तरह से जो इंद्रलुप्त है, उसमें क्या होता है कि एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, और जो अनहाइजीन की वजह से, अस्वच्छता की वजह से वहां पे बाल उड़ जाते हैं, वहां पे स्किन का इन्फेक्शन होता है, एक तरह का वर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, कृमि होते हैं, उसकी वजह से वो इंद्रलुप्त हो जाता है कोई कोई भाग में, मतलब वो मराठी में चाई लगना, चावी लगना ऐसे बोलते हैं। उसी तरह से बालों में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, और केस, जो बाल होते हैं ना, उनके मूल में रक्त संचरण ना होना, ये भी कारण होता है। इस वजह से बालों के जड़ों में हीट बढ़ना, वो क्यों होता है? अगर उष्ण, तीक्ष्ण, ये आहार और विहार, इसमें गड़बड़ हो रही है, तीखा चीज बहुत ज्यादा खाया जा रहा है, खट्टा चीज ज्यादा खाया जा रहा है, कंटिन्यू जागरण किया जा रहा है रात रात भर, अब वो मोबाइल की वजह से हो या टेंशन की वजह से हो या किसी भी वजह से जागरण करना, जिसको क्रोध बहुत ज्यादा आता है, जिसको बहुत ज्यादा धूप लगता है, धूप में काम करना पड़ता है, तो इन सब की वजह से सिर गर्म हो जाता है, और जो बालों के जो मूल हैं उसमें हीट बढ़ जाता है। ये सब कारण होते हैं। अभी आप लोग को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, इसके अलावा आप लोग को क्या लगता है कारण बालों की समस्या पे? जो मैंने बताया वो ज्यादा कवर करने का कोशिश किया है। आदित्य सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस विषय पे, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स और हाँ, हेयर फॉल पे आपका क्या, एलोपैथी का क्या इस पे विचार है सर? सर हेयर फॉल के पेशेंट्स मैंने ज्यादा ट्रीट नहीं करे एक्चुअली में। लेकिन आपने देखे तो है ना सर, आप कुछ बोलिए, तो आपने देखे तो है ना सर निकोरेंडल देते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा देते हैं। उसका कारण कई बार कारण एक्चुअली क्लियर नहीं है सर। अच्छा, एलोपैथी डाइट बोलते हैं, क्रोनिक डिसऑर्डर्स नहीं भी हैं कई लोगों को तो भी बाल गिरे रहते हैं, तो एलोपैथी में इसके अलावा कारण कोई क्लियर और नहीं है। सर आपके कैंसर के जो मेडिसिन है, जो केमोथेरेपी देते हैं, उसके बाद तो हेयर फॉल बढ़ता ही होगा। हाँ हाँ, उसके बाद तो सब पूरा ही गिर जाते हैं, फिर तो शेविंग करवा देते हैं जिससे यूनिफॉर्म गंजा रहे। ये तो एक जगह से गिरेंगे गुच्छों में, दूसरी जगह रहेंगे, ठीक नहीं करते। जी, ठीक है। ठीक। और शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस विषय पे? हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ जी सर मैम। आपने जैसे बताया कि हेरिडिटरी, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे मेरे ननिहाल में था, मेरे नाना जी की डेथ जब हुई थी तब पर उनके साथ 10-20% बाल सफेद हुए थे।
और मतलब 80 के आसपास उनकी डेथ हुई होगी। और ऐसे मेरी मदर की भी 60 के आसपास डेथ हुई है, तो उनके भी 10 या 20% थे। तो जो कलर का है वो भी बहुत क्लियर कट है। और जैसे मेरे ससुराल में है, इन सबके बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं, मतलब 13-14 की ईयर की एज में। तो उसमें एक लोग का, मेरे जो छोटी ननद थी सर, वो थी अचार खाती थी, मतलब जैसे सब्जी की तरह। तो वो भी कारण आपका मतलब बिल्कुल सही था। और मेरे साथ खुद होता है कि जब कभी भी मुझे थोड़ा सा भी फीवर हो जाए तो तुरंत अच्छे से बाल झड़ते हैं मेरे। तो फीवर में भी मैंने तो खासकर अपने साथ जरूर देखा है। और नॉर्मली जो लोग इधर दुनिया भर के प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं, हालांकि कुछ लोग को सूट करता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, बट मेजोरिटी लोग को ये जो कलरिंग वलरिंग वाले एजेंट होते हैं, या हमारे नोन में हुआ था किसी के साथ, तो उसने फर्स्ट टाइम बाल डाई कराया और उसके बाद सर उसके बाल इतने झड़ गए, वो बच्चा था मतलब 25-30 साल का, वो 40-50 साल का पूरा लगने लगा, फिर धीरे धीरे करके उसके बाल आए। बट अभी भी प्रॉब्लम है, मतलब जेनेटिक्स से भी होता है, फीवर से भी होता है, और ये जो दुनिया भर के प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से होता है, और स्ट्रेस वगैरह तो होता ही है, माल न्यूट्रिशन वगैरह है लोगों की, वो नहीं ठीक है तब है। और पाचन विकृति जिन लोग को रहती है, जिनको कब्ज वगैरह ज्यादा रहती है, जो लोग ज्यादा हर बात पर टेंशन लेते रहते हैं, पित्त प्रकृति वालों को, और भी बहुत सारी वजह होती हैं, जैसे जो लोग अपने बाल गंदे रखते हैं, या जिनके बालों में डस्ट वस्ट बहुत ज्यादा रहता है, धूल वगैरह के, या सनलाइट बहुत ज्यादा लगती है। तो ये चीजें हैं। जी सर, डेंगू का तो मिला है कई बार। जी शशि सर। मैम, आप बहुत अच्छी लग रही है, दुर्गा देवी थैंक जैसा यू लग रही है। और पीछे आपका सर्टिफिकेट भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपके पीछे बहुत अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट है। जी सर, थैंक यू आपको प्रणाम मैम, शशि मैम। आपने बहुत अच्छा सर। बताया आपको डेंगू के प्रणाम बाद। सर। हाँ, डेंगू और चिकनगुनिया के बाद बाल झड़ते हैं, ये बात सच बताया मैम ने। हाँ कहीं जी ना सर, कहीं मेरे पास पेशेंट विषजन्य आया था, मेरा संप्राप्ति। भी खुद वैसा हुआ था सर, तो इसलिए हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है। विषजन्य संप्राप्ति के वजह से बाल झड़ते हैं, है ना। तो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े वैद्य हैं जिनका नाम है डॉक्टर हरीश पाटनकर जी। उन्होंने केश आयुर्वेद का बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों को सिखाया है, केश आयुर्वेद करके, आप लोगों ने सुना होगा। तो वहां पर क्या सिखाया जाता है, वही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आप लोग भी बताइएगा। तो उसमें परीक्षण किया जाता है पहले, बालों का ट्रीटमेंट के पहले, कि बालों का जो रूट है वो कैसा है ना, रूट कमजोर है कि मजबूत है, वो पहले देखा जाता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया जाता है, केश आयुर्वेद जो आप लोगों ने सुना होगा। फिर बालों का कलर कैसा है, अगर तेल नहीं लगाया तो स्निग्धपना है कि रुक्षपना है, कैसा है वो देखा जाता है। और बालों में जो ऐसे मतलब वुंड है, या जख्म है, या सोरियासिस है, या फिर वहां पे डैंड्रफ है, इन्फेक्शन है, वह सबको अच्छे से परीक्षण पहले किया जाता है, अच्छा सा डायग्नोसिस होना चाहिए। फिर उसके बाद ये देखना चाहिए कि बालों में गीलापन कितना है, उसमें पसीना कितना आता है, बाल मतलब वहां पे रूट में बहुत ज्यादा पसीना पसीना रहता है क्या, कैसा ऑक्यूपेशन है, वो सब देखा जाता है। जैसे कोई धूप में काम करता है तो उसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, कोई एसी में रहता है तो ड्राई पड़ जाता है बहुत ज्यादा, वो देखा जाता है। इसी तरह से बालों में अगर सोरियासिस है और वहां पे खपली खपली है, ऐसे लेयर्स लेयर्स हैं स्काल्प सोरियासिस में, वो देखा जाता है। इस तरह से पूरा रिसर्च करके फिर वो केश आयुर्वेद का डॉक्टर हरीश पाटनकर जी ने एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाया है। तो मैंने वहां से अच्छी बात सीखी है, वो आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग कुछ बोलना हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तो ट्रीटमेंट जब हम लोग करते हैं, आप लोग भी बताइएगा, मैंने जो पॉइंट्स बताए वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। तो हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि वो स्किन का इन्फेक्शन है क्या, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, और या फिर वो काले रंग का जो ब्रश है जो यूज किया जाता है हेयर डाई के रूप में, उसका कोई जो मतलब हेयर को डाई करने का जो केमिकल है वो कैसा है, वो देखना पड़ता है। इसी तरह से हमें रस धातु कैसा है, रक्त कैसा है, मांस कैसा है, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये पूरा हमें हर पेशेंट का चेक करना पड़ता है, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी धातुओं को अच्छे से हमें देखना पड़ता है। उसका अग्नि देखना पड़ता है, उसका निद्रा देखना पड़ता है, जो अष्टविध परीक्षा है, दशविध परीक्षा, वो अच्छे से देखना पड़ता है। फिर हम उनका पूरा जो केस टेकिंग का पेपर है, वो हम लोग देखते हैं कि खाने में नमक कितना ज्यादा खा रहे हैं, खाने में खट्टी चीजें कितना खा रहे हैं, फर्मेंटेड चीजें कितना खा रहे हैं। और फिर हम पेशेंट को ये सिखाते हैं कि क्षार का सेवन कम करें, पापड़ और अचार में क्षार बहुत ज्यादा डाला जाता है, चाइनीज फूड आइटम में ज्यादा डाला जाता है, तो वो हम बंद कराते हैं। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट करने के लिए क्या क्या दवाइयां हैं, आप लोग तो बहुत जानकार लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आप लोग तो बताएंगे ही, लेकिन मैं कुछ कुछ चीजें मैं बताऊंगा, बाकी आप लोग बताइए। अगर बाल झड़ रहे हैं तो हम लोग वट जटादि तेल,
जो बरगद का जो जटाएं होती है ना, उससे सिद्ध तेल जो रहता है उसको सिद्ध करके और उसको लगाने के लिए देते हैं, या उसका नस से देते हैं, तो बालों में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बालों के लिए आम्लक्यादि तेल सुबह शाम लगाते हैं बालों में, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जो स्काल्प सोरियासिस होता है उसमें तेल नहीं लगाते हैं पहले, उसकी कुष्ठ जैसी चिकित्सा करते हैं, अरुंशिका और दारुणक जैसी चिकित्सा करते हैं, बाद में उसमें तेल वगैरह लगाते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं नॉर्मली, तो वो तेल है वट जटादि तेल, महाभृंगराज तेल, नीली भृंग्यादि तेल, ऐसे बहुत सारे तेल हैं। ब्राह्मी और आंवला का तेल, ब्राह्मी तेल, आंवला तेल, ऐसे बहुत सारे तेल हैं। पारिजातक का बीज भी बालों के लिए अच्छा होता है, ऐसे आप लोग भी बताएंगे। तो उससे अभ्यंग करना है, शिरो अभ्यंग करना है। उसी तरह से शीर्षासन करना है 1-2 मिनट भूखे पेट अगर सुबह करें, शीर्षासन से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो उससे बाल झड़ना कम हो जाता है। खाने में खट्टी चीजें, नमकीन चीजें और तीखी चीजें, कटु रसात्मक, जो पित्त बढ़ाने वाला अम्ल, लवण और कटु रस का सेवन कम करते हैं। इस तरह से सुबह शाम आरोग्यवर्धिनी बटी, चंद्र प्रभावटी, यह अगर सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अदरक का रस या शुंठी का चूर्ण, ये अगर देते हैं तो बहुत अच्छा, क्योंकि दीपन पाचन होता है उससे, बहुत अच्छा रसायन भी करता है काम। और नहीं तो रसायन चूर्ण जिसमें गुड़ुची रहता है, रसायन चूर्ण में आप लोग बताइए क्या क्या होता है रसायन में। गुड़ुची होता है, हरितकी होता है, गोक्षुर होता है, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं, वो देने से फायदा होता है। इसी तरह से अगर पूरे बॉडी में चंदन मला लाक्षादि तेल या शतावरी सिद्ध तेल से अभ्यंग कराया जाए, अभ्यंगम माचरत नित्यम सजराश्रम बातः, और आगे के श्लोक में है, मुझे अभी श्लोक याद नहीं, कि उसमें बालों का खास वर्णन है कि बाल अच्छे होते हैं अभ्यंग करने से। इसी तरह से जपा कुसुमादि तेल बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से जो लोग क्रुश हैं या मानसिक रूप से बहुत ज्यादा थक जाते हैं, कमजोर हैं, तो उसमें शतावरी कल्प, च्यवनप्राश, कुष्मांड पाक, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से बालों के लिए लाक्षादि गुग्गुल, अभी कल परसों वो किसी ने बताया ना, माधुरी मैम ने, किसी ने तो बताया कि लाक्षादि गुग्गुल दिया, बाल झड़ना ठीक हो गया। कभी कभी स्वर्ण मालिनी वसंत अच्छा काम करता है, कभी कभी नारसिंह रसायन अच्छा करता है, कभी कभी मतलब पेशेंट टू पेशेंट गुलकंद के साथ प्रवाल पंचामृत बहुत अच्छा काम करता है। बाकी आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी आप बताइए, बालों के लिए आप क्या देते हैं दवाई? जी सर, पहले तो सर इंद्रलुप्त के बारे में बताएंगे। इंद्रलुप्त का जितने पेशेंट को मैंने ट्रीट किया है सबको सही हुआ है। धतूर के पत्ती का स्वरस का लगाने से बहुत जल्दी बाल आ जाता है वहाँ, या अदरक या नींबू दोनों का स्वरस निकाल करके। जमाल गोटा तो बहुत कॉमन है, सब कोई लगाता ही है। एक बार फोरम पर ही डिस्कशन हुआ था कि हाथी दंत मसी, तो वो भी हम बनाए थे, इसका भी प्रयोग किए, उससे भी इंद्रलुप्त का जो ये होता है, ये तीनों चारों सभी बहुत ही इफेक्टफुल है और सबका रिजल्ट आता है। और वट जटादी तेल सर मैं बनाया हूँ, और अभी कई पेशेंट का चल रहा है हमारा, मैं अपने मिसेज को भी दे रहा हूँ लगाने के लिए। तो पहले से तो बहुत बहुत कम हो गया, मतलब 10% रहा है। और उसके बाद ये गंधक रसायन भी हम चलाते हैं। अस्थि मज्जा पाचक है, लक्षादि गुगुल है, अम्लकी रसायन है, उसमें प्रवाल पंचामृत मिला करके, और ये जो कुकुट अंडत्वक भस्म होता है वो सब मिला करके चलाते हैं। तो हेयर फॉलिंग का तो अक्सर हाँ पेशेंट जो आता है उसको निराश नहीं लगता है, अगर उसके अंदर हेयर फॉलिंग हुआ है तो ठीक हो जाता है। जी सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और आदित्य सर, अरविंद सर, आप लोग कुछ बोलिए। आशुतोष कुमार जी बोलिए सर। सर इसमें बेसिकली जो है ट्रीटमेंट जो चलता है वात पित्त हर और रस प्रसादक और केश रसायन, जो हम लोग जैसे देते हैं रसायन केश, और मेद रसायन भी इसमें चलना चाहिए। तो चारों कॉम्बिनेशन रहता है, वात पित्त, रस प्रसादक, केश और मेद रसायन। जैसे मेद आता है जैसे कहीं भी। अब स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो इसमें विरेचन से स्टार्टिंग रहती है, क्योंकि पित्त कहीं ना कहीं शरीर की ऊष्मा शिरोगत जा ही रही है, तो वो पित्त के लिए इस स्टार्टिंग में विरेचन, मधु विरेचन, चाहे वह अव्यतकर से। फिर रस और अस्थि धातु अग्नि पे हम लोग को बहुत ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अस्थि धरा कला ही बोला गया, धरा कला, और वही बहुत बड़ा कारण रहता है जिसकी वजह से जो मल बोला गया है, कि अस्थि का मल ही है केश और हेयर रूम। अब नेक्स्ट लेवल पे बात के लिए नस से रहता है बहुत बढ़िया, इसमें भेंगराज या एसटी मधु तेल का। और
जो लोकली लेप के लिए इसमें बहुत बढ़िया आता है कि अगर आपकी शरीर ऊष्मा ऊपर की तरफ है, चाहे आप कितना भी ले लो, तो एक चाहे वो मुलेठी और आंवले का जो है वो लेप लगाया जाता है, डिकॉशन। वो जो ठंडापन आता है मेहंदी वगैरह का, वो एक बहुत बढ़िया 15-20 आधा घंटा करके उसको हटा दिया जाता है। और बाकी तो मेनली ड्रग्स में आमल की है, और यष्टि मधु है, जपा है, और रसायन में इसमें बढ़िया नरसिंह रसायन का जो है, और सप्तामत लौ है, नीली भृंगादी तेल आपने बोला ही अभी, भृंगराज तेल, और आमल क्यादी और भृंग आमल क्यादी करके भी तेल आता है। और न्यूट्रिशन के लिए तो धात्री लौ भी कल किसी ने बताया था, धात्री धात्री लौ लॉ, शायद। यस सर, धात्री लॉ का भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि कहीं ना कहीं सर हम तो ये मान के चलते हैं, जितनी भी जितना भी अगर पित्त एग्रीवेट करेगा तो ये क्षय करेगा। ये तो एक रस वाहन, एक रक्त वाहिनी का बोला भी गया है कि सर की विरुद्ध इस विरुद्ध क्या आहार स्निग्ध उष्ण देवाणी च क्या करके रक्त वाहिनी दुष्यंती फस्ताम च आतपो अनला, कि मतलब धूप का सेवन करना और विरुद्ध विदाही आहार का सेवन करना, विष्टम्बी आहार का सेवन करना, तो एक संप्राप्ति पूरे शरीर में उठते 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 पूरे शरीर में वो उसके सिम्टम पूरे शरीर में आएंगे ही आएंगे, फिर वो उसका रिफ्लेक्शन हेयर में जाते ही जाता है सर। जी, आपने सही बताया। और आप लोगों को मालूम है, हमारे साथ एक डॉक्टर वीना मैम है, जो चिपलून की है, महाराष्ट्र में जो कोंकण एरिया है, वहाँ की चिपलून करके एक बहुत अच्छा जगह है, और वो पुराणों में भी वर्णित है। वहाँ की एक मैडम है जो बता रही थी, अब मैम है अब डॉक्टर वीना मैम, ये सुबह के लेक्चर में बता रही थी कि ये अणु तेल का नस्य ले रही है 10 साल से, और इनके बाल इतने लंबे लंबे हैं, इतने घने घने हैं, कभी बालों का प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। डॉक्टर वीना मैम आप बताएंगी थोड़ा, लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि इतना अच्छा होता है। वीना मैम, हाँ, नमस्ते सर। हम एक बार आपका बाल भी देखना चाहेंगे, लेकिन आप दिखाती नहीं सर, हार्मोन्स का क्या परिणाम होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस का सर क्या होता है? आदित्य सर, अरविंद सर, आप बताइए। मेनोपॉज, हार्मोनल इम्बैलेंस, वो होता है, वो होता है। थायराइड होता हाँ, है ना, वो होता भी है। एक कारण। तो आयुर्वेद में वो कैसा देखेंगे? कहीं ना कहीं रस धातु की वात कमी हो प्रकोप। रही है, रक्त की हो रही है, यापन कार्य जो है वो कम हो रहा है, वार्धक्यावस्था आ रहा है, रसवस स्त्रोत की दृष्टि। वो बताइए पहले आप, वीना मैम पहले ये बताइए कि आपका बाल का कुछ बताइए, सभी को, सब लोग सुन रहे हैं अभी। मगर हार्मोन से मेरे बाल कम हो गए सर अभी। कौन से बहुत कम हो गए? गिरे। हाँ आप तो बोलती लंबे लंबे बाल हैं अणु तेल के हाँ, नशे से। लंबे है अभी, मगर पतले हो गए सर। और पतले गए। मैं 20 साल से, 18-20 साल से अणुतेल नस्य करती हूँ, और तो भी कम। कितना ड्रॉप मैंने डालती हैं? मैंने 30 ड्रॉप अब आज भी डाल दिया मैंने, रोज डालती हूँ, कभी भी डाले नहीं ऐसा नहीं होता सर, ब्रेक नहीं रेगुलर किया। करती हूँ हाँ नस्य। हाँ। तो आपके बाल कितने कितने लंबे लंबे हैं? घुटनों से नीचे जाते हैं पीछे? नहीं, कमर से नीचे है। हाँ, ठीक है मैम। और मैं कभी भी ये जो अभी लड़कियां यूज करती है ना शैम्पू, मैंने हाँ, कभी भी आज तक शैम्पू नहीं लगाया। शिके का ही मिलती है, रिंगी का पेड़ है हमारे खेत में, और नागरमोथा यूज करती हूँ मैं, और सारीवा उसमें डालती हूँ। मसाला जो रहता है ना, शिके जी का ही मसाला, जी वही मैं लगाती हूँ हमेशा। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन आपके बाल तो झड़ नहीं रहे ना, पतले लग रहे हैं बस आपको, लेकिन हाँ, वो झड़ पतले। नहीं रहे। हाँ हाँ, हाँ। तो हाँ, और हार्मोन्स का सर क्या बताना चाहेंगे अरविंद सर? आप कुछ बताना चाहेंगे? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का इम्बैलेंस है। सर निश्चित रूप से सर हार्मोन्स का धात्वाग्नि लेवल पे तो इफेक्ट आता ही है सर। जी धात्वाग्नि जैसे बोला गया ना, तो उसमें अ, जैसे जो पूरा चैनल्स होता है, अगर वो नॉर्मल से डिस्टर्ब होगा तो
विकृति तो आई है, ये सब आम दृष्टि ज्यादा हो जाएगी, तेज ज्यादा हो जाएगा, अवरोध तो अवरोध हो जाएगा, तो आगे मल उत्तरोत्तर धातु में मल संचिति ज्यादा, या उत्तरोत्तर धातु में मल का प्रकोप या संचिति या कुछ भी कह सूक्ष्म लीजिए, मल तो के वो रूप में, सूक्ष्म हाँ आम मल, के मल के रूप में, हाँ। हाँ वो बढ़ता जाता है, क्योंकि वो तो इसीलिए उत्तरोत्तर धातु में पुष्ट नहीं होती है, इसीलिए लास्ट में अस्थि मज्जा तक जब पहुंचता है तो सर उसका इफेक्ट खालित्व पालित्व में आती है। तो इसीलिए आम का एक बहुत बड़ा रोल है, आम, और उसी को जोड़ा गया है अग्नि से, कि अग्नि अगर आपकी जठराग्नि प्रदीप्त है तो धात्वाग्नि लेवल तक आपका अच्छी जाती है। इसीलिए बोला गया कि जो आप ट्रीटमेंट बताते हो सर, वही चीज आगे बढ़ती है सर। जी, अगर ना बाल सफेद हो रहे हैं तो महाभृंगराज तेल रोज लगाना है ना। भृंगराज जो होता है वो बालों को अच्छा करता है, उनके नरिशमेंट के लिए भृंगराज बहुत अच्छा होता है। और असाना या विजय सार वो नया उत्पत्ति करता है। तो हमारे सर हमेशा बताते हैं, जमदग्नि सर, असनादि योग करके एक योग है सर के फॉर्मूला बुक में, वो नए नए बालों को उत्पन्न करता है। अगर पूरा टकला हो गया ना तो एक सर्टन एज में वो, या तिक शीर बस्ती, उससे नए बाल आते हैं। उसी तरह से हमें ये देखना पड़ता है कि बाल में पसीना वगैरह कितना जाता है, तो बालों को सुखाएं और स्वच्छता रखें, और आरोग्यवर्धनी वटी रसायन चूर्ण का प्रयोग करें। रसायन चूर्ण में गुड़ुची, गोक्षुर, आंवला ये सब रहता है, ब्राह्मी ये सब रहता है। इसलिए इसी तरह से धात्री रसायन, आंवले का मुरब्बा खाएं, च्यवनप्राश खाएं। और अगर बाल सफेद हो रहे हैं श्वेत जैसे सिम्टम की वजह से, तो बाकुची का तेल 1 भाग और महाभृंगराज तेल 4 भाग ऐसे मिक्स करके बालों को लगाने से फिर बाल अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से अगर बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रहे हैं, अरुंशिका और दारुणक जैसा है, तो करंज तेल, और स्काल्प सोरियासिस नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे केवल डैंड्रफ है बहुत ज्यादा, सोरियासिस नहीं है। तो करंज तेल 50 ग्राम लेना है और कपूर 5 ग्राम मिक्स करके बालों को जड़ में लगाना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, सूक्ष्म त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से स्वच्छता को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हाइजीन मेंटेन रखना है। उसी तरह से और भी बहुत सारे तेल रहते हैं, जैसे कि धुरधुर पत्रादि तेलम, वो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। या फिर सरसों का तेल में कपूर डाल के वो लगाएं 5 दिन तक, उससे बाल का जो डैंड्रफ है वो ठीक हो जाता है। इस तरह से वट जटादि तेल, जपा कुसुमादि तेल, अम्लक्य आदि तेल, महाभृंगराज तेल अच्छा काम करता है। इसी तरह से बालों को धोने के लिए, जैसे कि बीना मैम ने बताया, अगर कुछ ऐसी दवाइयां हैं, आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि शिका का जो रहता है वो 100 ग्राम, आंवला का चूर्ण 50 ग्राम, मुस्ता का चूर्ण, नागरमोथा 50 ग्राम, और बाकुची, ये मिक्स करके अगर बालों में लगाएं तो, या बालों को धोएं, बाल इन्हीं से धोना है, शिकाकाई, आंवला का चूर्ण, मुस्ता और बाकुची, तो बाल बहुत अच्छे रहते हैं, और जो डैंड्रफ वगैरह आए हैं वो सब नष्ट हो जाता है। अगर कृमिजन्य संप्राप्ति है तो विडंग चूर्ण या पलाश क्षार इन सब का प्रयोग करें, जो या करंज या नीम, जो कृमिघ्न द्रव्य उनका प्रयोग करें। अगर ये जो इंद्रलुप्त होता है, इंद्रलुप्त अगर हो गया है तो वहां पे तो प्रक्षान कर्म करते हैं, जलौका लगाते हैं, या फिर जेपाल का बीज को घिस के वो लगाते हैं, या इच्छा विधि कोई कोई यूज करता है वो लगाते हैं, स्काल्प ऊपर से निकल जाते हैं फोड़ा आके, और फिर नए बाल आते हैं। या अमरूद जो पेरू होता है, अमरूद का पत्ता को घिसते हैं, सीताफल का पत्ता को घिसते हैं, तो इंद्रलुप्त में बहुत अच्छा। या करवीर आदि तेल का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा करता है। कुछ लोग भल्लातक को लगाते हैं, भल्लातक को नारियल तेल में सिद्ध करके और वो लगाते हैं भल्लातक तेल, तो उससे भी इंद्रलुप्त में फायदा होता है। इसी तरह से कुछ लोग जमाल गोटा लगाते हैं, जयपाल, या तो ऐसे अलग अलग दवाइयों से फायदा होता है। कुछ लोग गुंजा का फल लगाते हैं पीस के। इसी तरह से बालों में बहुत ज्यादा हीट बढ़ रहा है तो मौक्तिक भस्म बहुत अच्छा काम करता है, मोती पिष्टी अच्छा काम करता है, शद्दोद्घृत से पादाभ्यंग करना, उससे हीट कम हो जाता है। ब्राह्मी तेल से नित्य मसाज करना है, अभ्यंग करना है बालों को, शिरोभ्यंग। कामदुधा, प्रवाल पिष्टी, चंदन आदि वटी ये अगर दें तो हीट कम हो जाता है बॉडी का। और समय समय पे शोधन करें, वमन विरेचन करें, रक्त मोक्षण करें, वो बहुत अच्छा होता है। अब हम डॉक्टर तकदीर जी से पूछेंगे। तकदीर जी आप कुछ बताइए इस पे। तकदीर जी आपका क्या अनुभव है, या कोई और बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? मंदाकिनी मैम, वर्षा मैम, आप लोग बालों के लिए क्या करते हैं? आप लोग कुछ बताइए। आप लोग, अखिलेश तिवारी जी, जो मैंने बात कवर किया उसके आधार पे आप लोग कुछ बोलना चाहें, बोलिए। सर मैं एक लेप के बारे में बताना चाहता हूँ, ये हाँ भी बताइए मेरा सर। अनुभव है।
जी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे जी आंवला को लोहे की कढ़ाई में तक्र के साथ मिला के रात को रख देना है, और लो भस्म के साथ फिर जी सुबह में उसका बढ़िया से पेस्ट बना करके बाल पहले मुंडवाना होगा, बाल मुंडन करा के और फिर उस पे लेप लगाने से इसका भी बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ता है सर। और ये डेंड्रफ के लिए टंकन भस्म बहुत अच्छा काम करता है सर, लेकिन ज्यादा मात्रा में टंकन भस्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि हेयर फॉलिंग भी कराने लगता है ये। तो अगर इसमें कोकोनट ऑयल में अगर हम डाल करके टंकन भस्म लगाते हैं सप्ताह में 1 या 2 बार, तो जो डेंड्रफ है वो डेंड्रफ खत्म हो जाता है। नीम के पत्ते से उबाल करके उसका पानी जब नॉर्मल हो जाता है तो उससे वॉश करना, वो भी डेंड्रफ में बहुत अच्छा काम करता है। आंवला वाला तो एक आईटी सेक्टर में थे, राजस्थान से वो बिलोंग करते थे, रहते थे बेंगलोर में। तो वो उनका जो है बाल एकदम छोटा छोटा था, उससे बढ़ता ही नहीं था। बोले कि अगर आपके पास समय है तो सप्ताह में कम से कम 2 बार आप ऐसा कर लीजिए। और जो इंटरनल मेडिसिन वो भी मैंने दिया था, तो ये करने के बाद उनका जो है बहुत काला काला भी बाल निकलने लगा और बहुत जल्दी ग्रो करने लगा। तो अभी तक एक पेशेंट के ऊपर मैंने ऐसा कराया है और इसका अच्छा रिजल्ट है। हम लोग और भी पेशेंट को ऐसा करा के देखे कि क्या रहता है। आंवला पाउडर लेना है, उसको तक्र में लोहे की कढ़ाई में रात भर भिगो देना है, और लौंग भस्म भी थोड़ा डाल दीजिए। फिर सुबह में उसको पूरा मंथन करके चटनी जैसा बना लेना है, ले जैसा, और उसको पूरे बाल पे रखवाएंगे। और इतना टाइम रखना है जैसे वो ड्राई होने लगे, सूखने का लगेगा तो फिर उसको वॉश करना है। जी सर, यही बताना बहुत था। बढ़िया बताया। मंदाकिनी मैम आप कुछ बोलना चाहती थी? मंदाकिनी मैम। जी हाँ सर। हाँ हाँ मैम। सर, मैंने भी ट्रीट किए हैं पेशेंट, रिजल्ट भी अच्छा मिला है। नस्या भी कराते हैं, ड्यूरेशन भी देते हैं सर। और जैसे किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह कम होता है तो फिर इसमें अश्वगंधा श्वेतमुख वगैरह भी देते हैं। और जैसे पित्त अगर कहीं होती है संप्राप्ति, तो उसमें फिर ये अपना महामंजिष्ठा, और जो आपने अभी बताया है ये सुधा वर्ग वाले, ये भी देते हैं सर। और नस्या का डैंड्रफ में भी अच्छा मैंने रिजल्ट देखा है। अणु तेल के नस्या का डैंड्रफ में अच्छा रिजल्ट देखा है। और डैंड्रफ के लिए मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। जैसे अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो पेशेंट अफोर्ड करते हैं तो वो लोग दूर पत्रादि तेलन तो यूज कर लेते हैं, पर जो नहीं कर पाते हैं तो उनको मैं बोल देती हूँ कि आप नारियल के तेल में नींबू का रस मिला करके लगा दें, या फिर आप क्या कहते हैं नारियल के तेल में नींबू का रस, या फिर मट्ठा में आंवला का पाउडर और बिडंग का चूर्ण वगैरह मिला करके भी लगा सकते हैं, या अगर कुछ भी नहीं तो प्लेन मट्ठा भी लगा सकते हैं। तो काफी हद तक सर इसमें अच्छे से हो जाता है। और जो जैसे कि प्लेन हेयर फॉल में यष्टि मधु का ऑयल भी दे देते हैं हम लोग, ऐसे करके ट्रीट हो जाता है सर, और अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपके पास अनुपम खेर जी जो हैं बॉलीवुड स्टार, उनको भेजूं तो आप हस्ती रत्न मशीन से उनके बाल नए ला सकती हैं? सर अगर आप हस्ती दंत मशीन मिल जाएगी तो क्यों नहीं ला देंगे बाल। मैं उनको भेजूंगा मंदाकिनी मैम के पास कि आप को मंदाकिनी मैम नोएडा की डॉक्टर हैं, वो आपको हाथी दांत का कुछ लगाएंगी और नए बाल ला देंगी। जी। तो और ना क्या होता है ना कि जब बहुत ज्यादा जुए हो जाते हैं तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, आजकल तो नहीं है जुए, लेकिन जिनको जुए होती हैं उनको सीताफल का बीज का चूर्ण लगाने से बाल अच्छे होते हैं, जुए मर जाती हैं। या जो उड़हुल का फूल रहता है जिसको जासवंद बोलते हैं, उसका चटनी कल्क बनाना है, उसका लेप लगाना है, उससे जुए मर जाती हैं। और फिर नस्य में ब्राह्मी तेल है, अणु तेल का नस्य है, अमृत भल्लातक कल्प है, हस्तिदत्त मंशी है, जबा कुसुमादि तेल है। अलग अलग कंडीशन में हम लोग दोष देखते हैं, दुष्य देखते हैं, उस हिसाब से हम देते हैं। कभी कभी रस पाचक रक्त पाचक से भी फायदा हो जाता है। कभी कभी हम सुधा कल्प देते हैं, जैसे कि सुधा कल्प में प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कपर्दिका भस्म, मौक्तिक भस्म, मौक्तिक पिष्टी, शंख भस्म ऐसे देते हैं गुलकंद के साथ, या आंवले के मुरब्बे के साथ, या पित्त शामक और द्रव्यों के साथ, दाड़िमा वाले दाड़िम सोरस के साथ, आंवले के रस के साथ, तो फायदा होता है। इसी तरह से आंवले का मुरब्बा भी बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा क्या है कि हम लोग पत्ते पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि अगर डालडा वनस्पति घी का प्रयोग किया जा रहा है, डालडा, तो वह नहीं यूज करना है। खाने में मूंग दाल का ज्यादा यूज करें, दूध का प्रयोग करें, अच्छा फ्रूट्स खाएं, और निकृष्ट अन्न न खाएं, बासी खाना न खाएं।
स्त्रियों में जो हीट बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो अपने प्राचीन भारत की संस्कृति में हम पायल पहनाते थे या कमर में कमरबंद पहनाते थे चांदी का। तो चांदी जो रहता है हीट को कम करता है ना। उसी तरह से शतावरी कल्प का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जो पैर में बिछुआ पहना जाता था, वो क्या करता था, बिछुआ पहनने से वो एक तरह से प्रेशर पॉइंट होता था। तो बिछुआ पहनने से क्या होता है कि मेंसेस रेगुलेट रहता है, मतलब अच्छा रेगुलर मेंसेस आते हैं। आजकल जब लोग बिछुआ पहनना बंद कर दिए हैं, तो इरेगुलर मेंसेस, फाइब्रॉइड, सिस्ट, पीसीओडी ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। तो वो जो बताया है ना अपने आचार्य लोगों ने, गहने पहनना, ये सच में अच्छा है हमारे आयुर्वेद के हिसाब से। उसी तरह से पानी का जो है वो बहुत अच्छा यूज होना चाहिए बालों के लिए। और बड़ा पाव, इडली, डोसा, ढोकला, अचार, पापड़, दही, फर्मेंटेड आइटम और जो बाहर का मिक्सचर, फरसान, ये सब रहता है ना, वो सब न ले। और साबुन किस तरह का यूज कर रहे हैं, शैम्पू कौन सा यूज कर रहे हैं, उस पर ध्यान रखना है। जहां पे भी गंदा पानी है या संचित पानी है, मतलब बहुत दिनों से टैंक में रखा हुआ पानी है, या फिर जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है और ऐसे तालाब में, नदी में जाके हम नहा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, भीड़ होती है और पानी रुका हुआ है, ऐसा तालाब है, वहां पानी से स्नान करना वो खतरनाक होता है, उसमें बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा। चिंता जागरण करने से भी बढ़ते हैं, बाल झड़ते हैं। बाकी आप लोग बताइए, इसके अलावा आप क्या करना चाहिए। डॉक्टर रविंदर जी, आप बोलेंगे कुछ इस टॉपिक पे, आपका क्या अनुभव है। आदित्य सर, बालों के लिए क्या करना चाहिए। हरीश बत्रा जी, गंगवार सर, डॉक्टर रश्मि मैम, कुछ बोलिए आप लोग। नलिनी मैम। सर मानस मित्र वटी भी ऐड कर देनी चाहिए या फिर ब्राह्मी वटी वगैरह भी। हाँ, अगर मानस दोष, मनोदोष हो रहा है तो। मनोदोष होता है सर, स्ट्रेस तो रहता ही है, स्पेशली एलोपेशिया वालों में तो बहुत दिखता है ये। हाँ, और क्या है ना, बाल झड़ रहे हैं तो संबंधित व्याधियों का भी इलाज करना चाहिए। जैसे कि अगर शिरशूल हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो शिरशूल की चिकित्सा क्या है, बाल झड़ना ठीक हो जाता है। अगर शुद्र कुष्ठ है, महाकुष्ठ है, बाल झड़ रहे हैं, उसका इलाज क्या, ठीक हो जाता है। सोरियासिस है, उसका इलाज किया तो बाल झड़ना ठीक होता है। या बार बार बुखार आ रहा है, पुनरावर्तक ज्वर है, तो उसमें भी होता है। श्वेत कुष्ठ है, विषम ज्वर है, अनिद्रा है, पूरा बॉडी में हीट बढ़ा हुआ है, केमोथेरेपी का दुष्परिणाम हुआ है, कैंसर जैसे बीमारियों में लेजर थेरेपी दिया है ना, जो रेडियोथेरेपी वो दिया गया, या बालों में जुएं वगैरह है, गंदगी है, कृमि है, उसकी वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो उसका चिकित्सा किया तो अपने आप ये ठीक हो जाता है। बाकी आप, हाँ, मेनोपॉज का बताइए मैम, आप लोगों को क्या। मेनोपॉज में तो सर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और हमारे हिसाब से तो पित्तवर्धक पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो हम उसके हिसाब से फिर शतावरी, अश्वगंधा वगैरह यूज करते हैं, सुधाकल्प यूज करते हैं। और हेयर फॉल का हम उसमें भी देखते हैं, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद भी हेयर फॉल देखते हैं। तो उस समय भी जैसे धातु पोषण के साथ साथ में जो हेतु है उनको बंद करना होता है, और क्योंकि वहां पे हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं, तो उनको शरीर जो है उसको एकोमोडेट करता है, अपने पुरानी स्थिति में आता है। तो वहां पे मतलब जैसे जल्दी नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आराम आराम से, एक तो वो खुद से ही आ जाएगा, लेकिन आहार पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऐसे दूध वगैरह है, ये सब, बच्चा जो है माँ का दूध पीता है, तो वहां पे कैल्शियम का लॉस तो हो ही रहा होता है, तो उसमें उनको फिर जिस हिसाब से कैल्शियम सुधा वर्ग है, अपने आयरन की कमी की वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो वो सारे भी दे सकते हैं। हाँ, तो इसलिए पुनर्नवा मंडूर, ताप्य दिलाओ, नवायस लो, कंडीशन के हिसाब से हम देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। स्मिता मैम, आप कुछ बोल रही हैं। स्मिता मैम, आप पूछिए, आप क्या पूछ रही हैं। यहाँ फेसबुक पे भी लोग सुन रहे हैं मैम, आप कृपया अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, पूछना है तो पूछिए। और आप लोग, हाँ जी बोलिए, नलिनी मैम बोलिए। सर वो नीली भृंग्यादी तेल का मैंने बस्ती दिया था मेरी बेटी को, तो वो 2 दिन में बाल झड़ना बंद हो गया था। अरे वाह, नीली भृंग्यादी तेल का बस्ती। हाँ, आपसे ही पूछा था सर मैंने। हाँ हाँ, उससे बालों में भी लगाया था काफी दिन, और वो उसका बस्ती देना शुरू किया था, तो 8-15 दिन में मतलब लगभग 60-70% आराम मिला था सर जी, बहुत बढ़िया। ये जो बस्ती होता है ना, हम कोई भी पेड़ के जड़ में अगर काम करना है तो बस्ती चिकित्सा करें 100%। जी सर एक मिनट सर,
हाँ जी सर मैम क्या नीली भृंगी नीली भृंगी भृंगी ऑयल तेल है क्या सर। दिया था मैम? किस चीज में आराम मिला, क्या था उनको? सर हेयर फॉल बहुत होता था, जागरण, चिंता, मानसिक कारण थे। तो सर मैंने भेजा था इनको 101 ठीक ठीक आवृत्ति ठीक। वाला दिया था मृदुपाकी। सर के पास से ही लिया था मैंने, सर भृंगादी ने तेल मैंने बताया भेजा था, मुझे। तो वो 101 बार बॉईल किया हुआ है सर, सिद्ध किया हुआ तेल है। वो नस से लेने में भी जलता नहीं है, और वो बस्ती लिया 2 दिन में बाल झड़ना बंद हो गया था। ये एक 1.5 साल पहले की बात है ना मैम? जी सर, 2 साल पहले। हाँ 2 साल पहले की बात है। वो मेरा तेल है मृदुपाकी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। आपके कोई भी पेशेंट ऐसे वापस नहीं जाएंगे, सब बोलेंगे अच्छा रिजल्ट है। मैं पूछ सकती हूँ मैडम को? हाँ पूछिए पूछिए वो नलिनी मैम। उसमें बस्ती दिया था तो उसमें सेंधो मिलाते? नहीं मैम, सिंपल मात्रा बस्ती दिया था मैंने, 40 ml ऑयल का। ओके। कितने बस्ती दिए थे? मैम मैंने उसको मतलब कभी अल्टरनेट डेज या लगातार, पहले तो 8 दिन दिया था, उसके बाद फिर अल्टरनेट डेज, कभी इरेग्युलर ऐसे, मतलब फिर भी अच्छा आराम मिला था, ओके ओके, तुरंत थैंक रिजल्ट मिले। यू। नीलभृंगादी तेल आपका है सर? हाँ मेरा हाँ सर 101 से आवर्ती वाला, सर आवर्ती ने वाला जो रहता है बताया। बहुत अच्छा रहता है मैम। वो एक बार नहीं है, 101 बार बॉईल किया हुआ है सिद्ध तेल। वो आप एक बार हाँ नस से भी लेंगे ना तो आपको लगेगा कि बालों में सच में बाल जो पतले हो जाते हैं ना वो मजबूत हो जाते हैं। और ये रिजल्ट ओके नलिनी मैम बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सच में अच्छा होता है, रिजल्ट आता है जी। और ये शशि मैम ने क्या क्या लिखा है कि आप बहुत क्यूट लगते हैं, छोटा सा बच्चा। तो आप में मैंने माँ देखा, दुर्गा माता देखा, आपको बच्चा देखा, तो अच्छी बात है ना शशि मैम। हाँ और कुछ कुछ लिखा है किसी ने, ड्राई डैंड्रफ। स्मिता मैम आप क्या लिखी हैं आप बोलिए, यहाँ पे बोल सकती हैं आप, वो सारा डाउट प्रणाम सर क्लियर जी। करेंगे। हाँ जी मैम बोलिए। सर जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि जो ड्राई डैंड्रफ रहता है और ऑयली डैंड्रफ, तो इसमें कुछ आयुर्वेद के हिसाब से हमें अलग सोच रखनी चाहिए, या जरूर। किस तरह मीन्स? हाँ अरविंद सक्सेना सर आप कुछ बोलेंगे इस पे, ड्राई डैंड्रफ और ऑयली डैंड्रफ। रश्मि मैम कुछ बोलना चाहें बोल सकते। हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि हाँ जब ड्राई डैंड्रफ होता है तो हमको तेल धारा या ऑयल का एप्लीकेशन करना चाहिए, और जब वेट होता है तो हमको ऑयल नहीं लगाना चाहिए। तब हमको तक्र में या खट्टे दही में हमको त्रिफला पाउडर और टंकड़ भस्म मिला करके लगाना चाहिए सर। ड्राई में मैम जो है बात कफ का जाएगा, तो सर एक्चुअली उसमें क्या, वेट में कई बार क्या होता है ना, सेबोरोइक डर्मेटाइटिस होता है, तो हम यदि उसको ऑयल लगाते तो और ज्यादा बढ़ने का हाँ हो उसमें रहता तक्र का, उसमें तो तक्र धारा इंडिकेशन है। है। जी बात कफ जी की है सर। ना, तो वो ड्राई है जी, तो मतलब बात कफ का जाता है। वेट मतलब की जब तरफ अगर फ्लेक्स बात उड़ रहे हैं तो हमको ऑयलिंग करनी है, जो बहुत स्टिकी है तो फिर हमको तक्र धारा करना है, उसमें ये एप्लीकेशन करना है। हाँ हाँ जी कर सर। सकते हैं। वही मेरा भी था कि तो अगर ड्राई की तरफ है तो बात कफ की तरफ है, तो और अगर वेट है तो बात पित्त, तो अल्टीमेटली तो बात पित्त, अल्टीमेटली तो पित्त है ही, पित्त की वजह से ही तो वो पूरा पूरा हो ही रहा है फॉलिंग। और फिर लास्ट में जो है फीलिंग जो होती है, जो हेयर पोर्स की फीलिंग जो होती है वो कफ की वजह से हो जाती है। तो सर ये हम लोग बॉडी में हीट बढ़ने से जो होता है, उसके लिए हीट कम करने के लिए क्या क्या देना चाहिए सर? हाँ यहाँ पे हम लोगों ने एक पॉइंट मिस कर दिया। हम लोग को घृत घृत महातिज घृत गुग्गुल तिज घृत, अभी मैं ये सुन रहा था, तो ये हम लोगों ने एक पार्ट मिस कर दिया है अभी इसमें। हाँ और जी, ये सर, हाँ है ना सर। ये मिस कर दिया हमने। हाँ हाँ हम लोगों ने घृत मिस कर दिया। इवन इवन देखिए, पित्त के लिए बोला गया दूर्वा अनंता नीम बासात्म गुप्ता गुंद्रा अभिरूप शीत पाकी प्रेंगु। तो ये जो अष्टांग हृदय में है श्लोक, और उसमें जो जो हर एक चीज को पकड़िए, दूर्वा अनंता नीम मंजिष्ठा शतावरी, हर एक चीज को, एक एक चीज को भी उठाते हुए चलते हैं। जैसे शतावरी का चूर्ण दे दिया, नीम का निम्बादी कषाय दिया, महामंजिष्ठादि कषाय दे दिया, और दूर्वा सोरस या दूर्वा का रस, और शतावरी चंद्रकला रस दे सकते क्या सर? हाँ चंद्रकला। क्यों नहीं दे सकते हैं। चंद्रकला बहुत बढ़िया हाँ काम करेगा। जी चंद्रकला पूरे शरीर में जो पित्त के संप्राप्ति है। तो देखिए जी पित्त सर। उठता कैसे है सर, 2 मिनट दो सर मैं बोलूं। आप बोलिए बोलिए सर, आपके लिए है पूरा प्लेटफॉर्म।
बोलिए। पित्त उठता कब है? पित्त जब सामता आती है तब उठता है, मतलब कफ उसमें संचित होता है, मतलब द्रव रूप में होता है, तब पित्त जो है साम पित्त भवित अम्लम अम्लिका कांठ हृदय करम। तो अगर सामता आएगी तो वो खाने पीने की वजह से आती है, जंक फूड, फास्ट फूड, लेट नाइट, डिफरेंट टाइम में। तो यही इसी चीज को श्लोक के रूप में बोला गया है, विदाही अन्नपानी स्निग्ध उष्ण दिवाणी चाह रक्त बहानी दुष्यंती भस्ताम च आतप अनला, मतलब धूप और हवा के साथ में विदाही अन्न और ये सब। तो उसकी वजह से रक्त बहानी दुष्यंती, मतलब पित्त की जो है, पित्त का स्थान रक्त। जी बहुत बढ़िया। आपका म्यूट हो गया सर, अरविंद सर। हाँ म्यूट हो गया। हाँ आप बताइए सर। सर फोन आ गया था। अच्छा फोन आ गया था। हाँ तो मैं सर अभी टाइम हो रहा है सर, नेक्स्ट उसमें बताऊंगा सर मैं। ठीक है, मुझे बस ये बताना था कि जो भृंगराज होता है, भृंगराज जो रहता है वो व्रण रोपण का भी कार्य करता है, केश्य भी होता है, वर्ण भी होता है, कलर भी अच्छा होता है, रसायन के रूप में भी भृंगराज का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। और भृंगराज का पूरा फार्मेकोलॉजी पढ़िए, उसका कार्य क्षेत्र यकृत भी है, आमाशय भी है और पक्वाशय भी है। जो लोग रोज भृंगराज का सेवन करते हैं रसायन के रूप में, उन वृद्ध लोगों को भी वो तरुण कर देता है, इतना बढ़िया भृंगराज रहता है। और ये भृंगराज जो रहता है ना, पुराने से पुराने खांसी में भी काम करता है। और भृंगराज और अश्वगंधा दिया जाए तो वो बालों को और मजबूत कर देता है। तो आप लोग और बताइएगा, अभी हम लोग सेशन का टाइम हो गया है, फिर हम लोग बाद में मिलते हैं 8:15 पे फिर मैं नए। एक पूछूं, हाँ पूछिए पूछिए मैम। कृष्ण तिल कैसा काम करता है सर? कृष्ण तिल तो सर्वश्रेष्ठ है, बालों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मगर वो पित्तवर्धक है ना तिल, और उष्ण अगर भी है आपने तो। खाया तो वो जठराग्नि को दूषित करता है, पित्त को बढ़ाता है। अगर आपने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज किया तिल का तेल तो वो सही है। कापूर कचरी भी वैसा ही काम करती है ना, कापूर कचरी जी पायलेपनात। जी। ये अभी एक लेक्चर में टॉपिक कवर नहीं होगा, बहुत सारा इसमें है हमारे पास मटेरियल। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, 8:15 पे फिर मिलते हैं, तब हम और चर्चा करेंगे। आप लोग के दिमाग में और कुछ आ रहे तो आप लोग बताइएगा, ठीक है? तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आप लोग जुड़े प्रणाम। और आप लोगों ने अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर बताई। थैंक यू, प्रणाम।